गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा, सलोनी देखा आपने वो, उसमें वॉइस क्लियर थी? हाँ सर, उसमें क्लियर थी। तो समझ में आया कुछ? हाँ। हाँ तो बस वही है, उसको फिर अब आगे करेंगे हम। धीरे धीरे अभी फ्रिक्शन का करेंगे, हो जाएगा। वीक में 3 डेज फिजिक्स की क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है। और बाकी 3 डेज फिर देखते हैं। तो मैं आज टाइम टेबल सेट कर दूंगा, उसके हिसाब से देखूंगा, कोशिश करूंगा 2 बजे, या मतलब आ तो लेट हो गया 6 बजे के आसपास, लेकिन आगे से कोशिश करूंगा कि वो क्लास कितने बजे हो जाए आपकी, या 3 बजे या 5 बजे हो, क्योंकि बाकी फिर मैं बिजी रहता हूँ। मैं अभी छोटी क्लासेस की क्लास लेता हूँ। हाँ तो फिर साहिल बेटा, ठीक है। आपने आपने देखी है वीडियो जो लास्ट थी? बोलो बच्चे, साहिल। सर देखी थी। हाँ, समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ तो वेरी गुड, चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर अगर स्कूल अगर ओपन होते हैं, अगर आप लोग साइंस वगैरह लेते हो, तो फिर और दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। बाकी आज हम करेंगे। कल हमने क्या किया था बेटा सलोनी, हमने? कल सर फ्रिक्शन के टाइप बताए थे और नॉर्मल वो हाँ, बताया। हमने मेनली क्या कहा था, फ्रिक्शन को 2 टाइप में बांट देते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन क्या करता है वो हमने थोड़ी सी डिस्कस कर लिया था, बता देता हूँ। अपोज करता है किसको? मोशन को अपोज करता है। किसके मोशन को? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद, इसके पढ़ने के बाद हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी देख लिया था, फोर्स अपॉन मास होता है। और मेनली हमने क्या 2 भागों में बांट दिया था फ्रिक्शन को। एक और होता है, वो थर्ड पार्ट भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या मेनली इस भागों में बांटते हैं। वो एक रोलिंग फ्रैक्शन और है, वो भी है। तो उसके अंदर हमने बात कर रहे थे, फिर हमने नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी। क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन बेटा सलोनी? सर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सरफेस पे रखा है, तो एक तरफ से तो अर्थ फोर्स लगाएगी और एक तरफ से ऑब्जेक्ट का मास फोर्स लगाएगा नीचे की साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, और दो जो अर्थ क्या है, ऊपर की साइड जो अर्थ फोर्स लगा रही है, फिर उस अर्थ हो या कोई सरफेस हो, सरफेस इंक्लाइंड भी हो सकता है, हम जैसे ही कर रहे थे एग्जांपल में। तो जो आपकी क्या है, अर्थ जो ऊपर की साइड जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और उसको किससे डिनोट करते हैं यासिका बेटा, आप बताओ? नॉर्मल रिएक्शन को किससे, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? और आर से। दोबारा बोलो बच्चे, आवाज नहीं आई। एन। और आर। हाँ, कैपिटल आर या कैपिटल एन से हम नॉर्मल ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हमने क्या करा था, ये सीधा सीधा हो रहा था उस टाइम में, तो हमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था कि हाँ भाई, अर्थ क्या है, सीधा नॉर्मल उल्टा उतनी फोर्स लगा रहा है। देखो, ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन और क्या है, जो डब्बा है वो mg जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगा रहा है, वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। नॉर्मल ऑफ रिएक्शन क्या है, ग्रेटर देन भी हो सकती है आपकी, जो डब्बा नीचे फोर्स लगा रहा है mg उससे, और कम भी हो सकता है। किस चीज पे करेगा? डिपेंड करेगा कि आप किधर हो रहा है, उसका फोर्स हम किधर की साइड लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल होगा उसके, या फिर क्या होगा, मतलब उससे कम हो जाएगा, ज्यादा, डिपेंड करता है। ये कम भी हो सकता है आपका mg से, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखो, अगर कोई चीज, कोई डब्बा इसके ऊपर रखा है, अभी डब्बा अगर अगर मेरा ये अर्थ सरफेस पे रखा है बेटा, तो इसके अंदर क्या है, जितना ये दम लगा रहा है उतना ही ये ऊपर दम लगा, तो ये कांस्टेंट रखा है। अगर क्या ये ज्यादा दम लगा देता नीचे की साइड, तो ये धस जाता, या फिर अर्थ क्या है, ज्यादा फोर्स लगा देती, तो क्या हो जाता है, ये ऊपर की साइड उड़ जाता। ठीक है, लेकिन क्या ये इक्वल फोर्स लगाते हैं, हो जाता है वो जो भी। इसी वजह से क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, वो यही रहता है। समझ में आई बात ये साहिल? यस सर। थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ी थोड़ी, फिर टेंशन नहीं लेना। सलोनी बेटा, आपको आई? यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। यस सर।
तो फिर अब इसके अंदर हम आगे करते हैं, तो आगे वही हम कर रहे थे। उसके बाद मैंने क्या करा था, एक डब्बा जो मैंने थोड़ा सा कितने एंगल पर रख दिया था, मैंने थीटा एंगल पर रख दिया था। वो इंक्लाइंड सरफेस था, किसी तरीके से यूं इंक्लाइंड सरफेस हो गया था, और उसको ऊपर मैंने डब्बा रख दिया था। देखो इसका ऊपर भी तो कोई नॉर्मल, अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे है इस तरीके से, तो इस डब्बे पे कोई ना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन आपको पता है जो फोर्स ये जो डब्बा लगाता है वो हमेशा वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लगाएगा, और अर्थ का जो भी सरफेस है उससे 90 डिग्री बिल्कुल नीचे। ठीक है, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन भी कैसा होगा, वो भी अपना सीधा होगा। अब इस केस इन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट नहीं होगी, इनकी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि जो इस सरफेस पे रखा हुआ है ये तो क्या है, ये डब्बा अगर इस तरह से रखा हुआ है, ये क्या करेगा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो फोर्स लगाएगा, जो इसका नॉर्मल ऑफ रिएक्शन होगा वो इधर की साइड लगाएगा। तो कल हम कर रहे थे किस थीटा इक्वल एंगल कैसे हुआ था, कल आया था सलोनी बेटा समझ में अच्छे से, फिर नोटबुक से एक्सप्लेन होगा ये। वो थीटा कंसेप्ट यस समझ में सर आया था, आया। दोबारा समझा दूं, एक बार और समझा दूं? सर आ गया। बोलो। सर आ गया। आ गया सर। वो कल जो क्लास में बताना है मेरे को कुछ, चलो मैं एक बार और ही वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कल हम कर रहे थे सर वो हल्का सा। नॉर्मल वाला बताया था ना आपने, हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? सर वो नॉर्मल वाला बताया था, नॉर्मल रिएक्शन। बता दिया था, अब मैं क्या सर बताना वो चाह रहा दोबारा हूँ, बता अब दो। क्या है, हाँ दोबारा बता देता हूँ वो कंसेप्ट, वो थीटा एंगल क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी कहानी बता देता हूँ बच्चे। अब क्या होता है बेटा, देखो अब क्या कोई फोर्स, अब हम अब क्या वेक्टर क्वांटिटी में आ जाते हैं। फोर्स जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पढ़ा था, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, हमें पता होता है कि लग रही है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो वेक्टर का जो एडिशन का रूल कहता है, वो हमने क्या 11th क्लास में जो चैप्टर आएगा मैथ का, उसके अंदर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गए। तो क्या अगर कभी भी दो वेक्टरों को अगर आपको ऐड करना होता है, तो कैसे ऐड करते हो आप ये रूल को फॉलो करते हो। जैसे अगर कोई फोर्स दे रखी है आपको, क्या है एक फोर्स, ये अगर आपको क्या है कोई फोर्स क्या है, अगर सीधी सीधी लग रही है, इधर की साइड फोर्स लग रही है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी लग रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई फोर्स क्या होती है, कोई फोर्स इधर की साइड लग रही है, इधर की साइड लग गई है, टेढ़ी लग गई है। अब इस केस के अंदर क्या है, ये जो एंगल बना रही है इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल बना रही है। तो अब इसके अंदर क्या है बेटा, जहां से थीटा एंगल बनाएगी ना, कोई जरूर एंगल बना सकती है थीटा, और इधर से बना सकती है, वो आपको देखना होगा। तो आपको क्या है, ये दो देंगे, एक हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कहलाएगा आपका एफ कोस थीटा, और जो वो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको आप इसको पैरेललोग्राम बना लोगे। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम लो लगता है इसके अंदर, मैथ के अंदर। तो अगर आप क्या है, ये देखो सेम, ये क्या है, ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, इतना, ये एफ कोस थीटा है, तो ये भी कितना होगा बच्चे, एफ कोस थीटा होगा, बोलो। ये यस पैरेललोग्राम सर। ज्यादा टेंशन मत लेना, फिर ये मैथ का टॉपिक है, मैथ के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन होगा। मैं हल्का सा सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई भी फोर्स क्या ऐसे दे दी जाए किसी एंगल पे, तो आप क्या है उसको दो भागों में बांट सकते हो, हॉरिजॉन्टल में, एक हॉरिजॉन्टल में, और एक क्या कर सकते हो आप वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल। कर सकते हो। आप देखो अगर हम ध्यान से देखेगा कोई चीज, देखो इसको ऐसे समझते हो, कोई डब्बा यहां रखा है, इसको ना यूं खींच रहा हूं, तो क्या है ये आगे की साइड तो मूव करेगा, और ये क्या है थोड़ा सा ऊपर, तो ये मूव करता है, तभी हमें क्या है, अब ये इधर की साइड तो एकदम से ऐसा आएगा नहीं, तो ये क्या है इधर की साइड और इधर की साइड मूव करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस फोर्स को दो कंपोनेंट में बांट लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसीलिए हमने जो क्लासिफाई किया है, तो अब इसके अंदर आप, अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब आगे आप लगा सकते हो इसके अंदर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एफ
कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, हो जाएगा आपका, इसमें से तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 से आ जाती है, इसको स्क्वायर करते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम कैसे यस सर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट रहे हैं वो देखना है आपको मेनली यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 होता है, तो ये ही बन गया, मतलब हमें क्या है, वही चीज मिल जाती है सेम। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, अगर को दे रखा है तो वो क्या है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट सकते हो, और ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा 90 का, ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा। ये समझ में आई बात आप सबको, यस सर। बोलो। हाँ, तो आप देखो ये चीज समझ में आ गई ना। तो मतलब अगर कोई, अगर ऐसे फोर्स लग रही हो कि थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हो, किसी थीटा एंगल पे लग रही हो, तो क्या आपको इस तरीके से वर्टिकल में कर लेना चाहिए। अब कल की कंडीशन हमारी क्या थी, कल की कंडीशन ये थी, हम नॉर्मल ऑफ रिएक्शन की बात कर कि किधर कैसे लगेगी, तो उसके अंदर क्या है, इस टाइप का कोई सरफेस था, और ये जो सरफेस था ये इसके साथ कितने थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था। उसके बाद क्या था बच्चे, एक डब्बा रखा था यहाँ, ये थोड़ा डब्बा सुंदर सा बना देते हैं। ठीक है, ये डब्बे का जो मास था वो क्या था, एम से, मास को किससे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो डब्बा रखा था वो क्या है, आप मैंने होता है वो हम सेंटर से काउंट करते हैं, किसी भी चीज का होता है। तो अब ये जो मास है ये ऐसे थोड़ी ना करेगा कि तो ये मास ऐसे लगेगा, तो जो ये फोर्स लगाएगा नीचे की साइड, ये फोर्स एम जी, वो तो क्या एकदम स्ट्रेट लगाता है, सीधा लगाता है। कोई भी चीज अगर होती है वो एकदम सीधी नीचे फोर्स लगती है, चाहे वो टेढ़ी रखी हो चाहे सीधी रखी हो, उसका सेंटर से हम कैलकुलेशन लेते हैं और वो सीधे नीचे की साइड फोर्स में कोई दिक्कत है तो बोलो, नो सर। बोलो। हाँ, तो आप अब जरा देखो, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब इसका जो इधर की साइड फोर्स लग रही है, तो अब क्या है, इस फोर्स को क्या है, हम दो भागों में बांट, एक हो जाएगा आपका क्या कहते हैं यहां से, अब देखो इधर की साइड फोर्स लग रही हो, ठीक है, तो अब देखो ये फोर्स है, एक फोर्स ही मान सकते हो, एक तरीके से नीचे की साइड चीज आ रही है। तो अब यहाँ पे थीटा एंगल है, तो अब हम इसको भी अभी किसी ना किसी एंगल पे तो है, अब ये जो, अब ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, या ये एंगल फाइंड आउट हो जाए, हमें कोई एक एंगल फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, ये लगा सकते हैं, ये पहचान सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, उस टाइम में क्या बिल्कुल सीधे डायग्राम ले रहा था, कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। अब देखो फोर्स इसके अंदर ऐसे लग रही है, तो अब मेरे को इसको क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या है, ये पता होना चाहिए अब हॉरिजॉन्टल कौन सा है वर्टिकल कौन सा है। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो ये पूरा कितने डिग्री का होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, 90। 90 डिग्री का। और मैंने क्या बताया, जो फोर्स लगती है अर्थ के साथ वो हमेशा 90 डिग्री पे। बेटा ये 9, एक सेकंड इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये 90 है, होगा क्यों होगा, लीनियर पेयर, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है, समझ में आया साहिल। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बस, और तो कुछ नहीं। बोलो बच्चे, कहाँ भाग गया यस सर। साहिल, अरे तो कहाँ, क्या ऊपर से जा रहा है क्या सब कुछ। नो सर, आ रहे हैं। हाँ, तो तो थोड़ा थोड़ा समझने कम की कोशिश करो, क्या कम आ रहा है, क्या कोई भी अकाउंट्स लोगे तो उसके अंदर भी समझना पड़ेगा, वो भी दिमाग घुमाएगा। अब वो 10th तक की पढ़ाई भूल जाओ, तो तुम्हारे मजे ही मजे थे, कुछ नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, उसमें आप खुश हो लेते थे कि हाँ चल, वही मुश्किल लगता था। अब क्या और भी चीजें हार्ड आएगी, ठीक है, तो वो हमें समझना पड़ेगा सर, माइंड लगा फिजिक्स के, वही बोरिंग सब लगती है बस। बच्चे। सर फिजिक्स ही बोरिंग लगती है। इंटरेस्ट लेके करोगे तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है। ठीक है सलोनी बेटा, यहां तक समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखो बच्चे, अब इसके अंदर क्या है, ये वाला एंगल मैंने, सुनना, ये वाला एंगल 90 का बोल रहा है मैंने, 90 का, ये वाला एंगल थीटा का है, और ये एक ट्रायंगल, ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और एक पूरे ट्रायंगल के अंदर देखो
ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, और ये वाला एंगल थीटा का है और ये 90 का है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का हो? सर 90 नहीं है? माइनस थीटा। हाँ 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि पूरे ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये इन दोनों ये 90 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस, ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब थीटा हो गया, ये 90 माइनस, पता है ये पूरा एंगल 90 का है, और ये 90 माइनस थीटा एंगल 90 का है, पूरा हम कहते हैं पूरा एंगल 90 का है, और ये वाला एंगल कितने का हो गया? 90 माइनस थीटा का, ठीक है। नहीं पता तो हमने इसको एक्स का मान लिया, ठीक है। तो अब ये एक्स की वैल्यू क्या हो गया आप निकाल सकते हो, प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये हाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? थीटा। तो मतलब ये आ गया बेटा थीटा का आ गया, समझ में आया? कभी भी अगर ऐसे दे रखा हो, ऐसे इंक्लाइंड हो, तो बिना सोचे समझे जो एंगल यहां दे रखा है ना, वही एंगल यहां लिख देना है, सोचना ही नहीं है। कह देना हितेंद्र लॉ ऑफ फ्रिक्शन, मेरा नाम दे देना, न्यूटन को भगा देना मत ये, ठीक है। तो मजाक कर रहा था ये, तो कहीं सच में लिख दो जाके हितेंद्र लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आपने तो क्लास मतलब में एंगल, करवा थे फिर मैथ, हाँ बोलो, मैथ सर में, आपने क्लास में करवा थे फिर मैथ में। हाँ तो हाँ ये भी ये था सर मैथ के अंदर, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर था, अब मेरा खुद याद नहीं है, तो ये तो ऐसे एंगल निकल जाते थे, हमने किया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहां तक आ गई थी, तो इसको दो भाग पे समझ में ना आया सलोनी जहां, सर ये कैसे समझ में आया होगा? रिप्लाई तो करो बच्चे, वॉइस क्लियर है सर आज? बताओ। क्या बताऊं? सलोनी वॉइस आ रही है बच्चे आपके पास? सर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, वो इस बिल्कुल क्लियर यस आ रही है। सर। तो जहां पे समझ में ना आया ना, वहां पे पूछ लेना कि सर ये कैसा आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। बट क्या कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि अब आगे आईआईटी, मतलब आप अगर मेडिकल का भी एग्जाम दोगे, देखो कोरोना की वजह से क्या है, वो बच्चे तो पास तो सब हो जाएंगे अब 12वीं में भी आगे, मेरे को लग रहा है साल और रहा, लेकिन अच्छी जॉब में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए क्या है पड़ेगा, क्योंकि वो कोरोना का उसके अंदर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ 12th में जैसे थे कई बच्चे थे पिछले साल, उससे पिछले से पिछले साल, तो क्या पास हो गए, जो जिनको साइंस का भी मतलब नहीं पता, किसी ने पास कर दिया, लेकिन अब उनके बस की है क्या, अब वो अब खत्म हो जाएंगे 12वीं के बाद, उनकी कहानी खत्म है, नकली आदमी बन जाएंगे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब 12वीं के बाद उनको पता चल जाएगा, किसी एग्जाम में बैठेंगे, आईआईटी में बैठेंगे, किसी मेडिकल एग्जाम में बैठेंगे, तो 0/0 आंसर। 11th और 12th का बिल्कुल अच्छे से जिसका क्लियर होता है उसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, ये वाला अगर थीटा है तो एंगल जो थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चे, बताओ? क्या सर? जिसके साथ थीटा एंगल बनता है, और मैंने आपको जो ब्रेक करके बताया था, अभी बताया, और इसके अंदर ये, और जरा ध्यान से सर देखना, कोस ये जो होता वर्ट, है। हाँ वो होता है हॉरिजेंटल, कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसको हम बोल देते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका mg कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स हमने क्या माननी है, यहाँ पे फोर्स m, यहाँ पे फोर्स क्या मानी थी mg, तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल हो गया। इसी तरह ये इधर की साइड जो फोर्स जा रही है, अब ये वर्टिकल हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगी mg स्मॉल m लिखना साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे देखो इसका ये कुछ ना कुछ, अब इसकी नॉर्मल ऑफ रिएक्शन अगर हम देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, तो देखो अब ये क्या है, इधर की साइड इसकी फोर्स लग रही है mg cos थीटा, और इसकी नॉर्मल ऑफ रिएक्शन ये क्या अपोज भी करेगा, ये उतना ही, ये इतना ही क्या है इधर की साइड फोर्स करेगा, ओरिजेंटल कंपोनेंट आया है ना, उसका इतना ही इधर की साइड अपोज करेगा इसको। अगर अगर ऐसा होता, अगर ये अपोज इतना ही नहीं, तो इधर की साइड जितनी इसकी फोर्स लग रही है, अगर इतना ही अगर ये अपोज इधर की साइड डब्बे को नहीं करता, तो ये डब्बा आता, लेकिन अंदर धसा नहीं है, अंदर की साइड गया नहीं है, इसका मतलब क्या है, जितनी फोर्स ये सरफेस ये वाला ऊपर लगा रहा था, उतनी फोर्स क्या है ये
डब्बा भी, जितना ये डब्बा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था सरफेस पे, उतनी फोर्स क्या है सरफेस भी डब्बे पे लगा रहा है, और जो सरफेस जो डब्बे पे फोर्स लगाता है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल आर या एन, या फिर बोलते हैं इसको नॉर्मल। समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट? बोलो, यस सर। एक यस बार और सर। एक्सप्लेन करूं। इसको आर आर से हाँ डिनोट कर रखा है सर। बुक में, और एन से भी कर दे तो आप समझ जाना। अलग अलग है, आपकी बुक में आर है। तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया? इसके अंदर इतना ही इधर की साइड लग रहा है, बट देखो फिर भी ये डब्बा फिसलता हुआ नीचे की साइड आ जाता है। क्यों नीचे की आता है? क्योंकि बेटा जो इसकी जो फोर्स थी वो तो mg थी, लेकिन क्या है इसके ऊपर उल्टी फोर्स कितनी लग रही थी mg को, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन अब देखो जरा, ये फोर्स तो रह गई ना mg साइन थीटा, साइन थीटा ये तो रहेगी ना, तो ये क्या करेगी, ये इसको नीचे की साइड सर भगाएगी। इसीलिए आप, हाँ बोलो। सर कल आपने वो बताया था नॉर्मल रिएक्शन में, उसमें तो जो फर्स्ट फोर्स लगी है जो बॉक्स में लगाई है नीचे की तरफ, उसके अपोज में लग रही थी, और फिर इसमें हम्म इस कंपोनेंट के अपोज क्यों लग रही है? अब बेटा देखो, वो मैंने बताया था, लेकिन मैंने क्या कहा था, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन क्या है, mg के बराबर भी हो सकता है और mg से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अब देखो ये डब्बा है, ये डब्बा इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, ये डब्बा ऐसे थोड़ा ना करना है इस सरफेस के अंदर घुस जाएगा या इस सरफेस के इधर की साइड आ जाएगा, नहीं करना, ये डब्बा यहीं की यहीं रहेगा। तो यहाँ की यहाँ अगर देखो, अगर ये सारी फोर्स अगर mg, अब मैंने क्या कहा, ये तो डब्बा होता है, कोई भी चीज होती है वो सीधा परपेंडिकुलरली नीचे की साइड फोर्स लगाती है mg, बट इस केस के अंदर ये डब्बा ऐसे रखा है, तो इसकी क्या है फोर्स क्या है, ये इस सरफेस पे थीटा डिग्री के एंगल पे कुछ ना कुछ वो, तो क्या ये फोर्स क्या इधर की साइड लगा रहा है, और ये नॉर्मल ऑफ रिएक्शन इधर की साइड लगा रहा है। अब देखो इस केस था, ये सारी फोर्स के नीचे की साइड लगा रहा था, क्योंकि जो मैंने बताया था कंसेप्ट अर्थ का जो होता है, अर्थ का मैंने बताया था ना कि जो सेंटर की साइड, जो भी कुछ अर्थ के ऊपर रखा जाता है वो सेंटर की साइड खिंचता है। तरीके से क्या है, ये तो सीधा सीधा सेंटर की साइड लगा रहा है, लेकिन ये डब्बा जो है इधर की साइड फोर्स लगा रहा है mg cos थीटा, और इधर की साइड लगा रहा है कितनी, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, तभी ये डब्बा यहाँ की यहाँ है। बट अब इसको फोर्स को मैंने दो भागों में बांट लिया था, क्योंकि अब ये देखो ये mg था इधर की साइड, अब यहाँ पे तो ये सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है बच्चे, तो यहाँ पे तो इसका कोई काम होगा नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा ना नीचे गिर के आ जाएगा। ये फोर्स तो बहुत अच्छी लग रही है mg cos थीटा, बट क्या ये यहाँ नीचे गिर नहीं सकता? क्यों नीचे नहीं गिर सकता? क्योंकि ये सरफेस है, और नॉर्मल ऑफ रिएक्शन इतना भी ज्यादा नहीं लग सकता किसी भी सरफेस के ऊपर कि वो नीचे की साइड धंस जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना भी नॉर्मल ऑफ रिएक्शन सकता, क्योंकि नॉर्मल ऑफ रिएक्शन अगर ऐसा होता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होता। जैसा आप कई बार वो झूला जो होता है, आप लोगों ने झूला होगा, उसके ऊपर आप फिसलते हुए आते हो, फिसलते हुए आते हो तो क्या होता है बेटा उस सर नहीं फिसल, आ रहा समझ तो में। आप जहां बैठे होता, बोलो, नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ में? चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो आप जैसे एग्जाम, ये कोई स्लाइड है, ये ऐसा झूला देखा है आपने जिसपे झूलते हैं बच्चे छोटे, होता है, ठीक है, छोटे बच्चे क्या करते हैं इसमें फिसलते हैं। तो आप सपोज करो ये कोई बच्चा बैठा है, अब ये बच्चा है, तो क्या है इसकी जो फोर्स है, अब इसके अंदर जो वेट है, इस वेट का जो वेट है उस वेट की वजह से इसका फोर्स तो ये नीचे की साइड लगाएगा। इसका वजन है, तो वजन क्या कहता है, कोई भी चीज की तो वजन की नीचे की साइड ही लगती है सारी, चाहे आप कहीं पे भी हो। तो ये तो क्या अपनी फोर्स नीचे की साइड लगाया कि ये बच्चा अगर स्लाइड कर रहा है तो नीचे की साइड mg फोर्स लगाएगा, लेकिन mg फोर्स लगाएगा, लेकिन इस फोर्स का यहाँ है नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जितनी फोर्स ये सरफेस भी तो है, उस डब्बे पे उतनी फोर्स लगा देगा, और ये डब्बा इस पे इतनी फोर्स लगा देगा। तो अब क्या यहाँ पे इस फोर्स का कोई फायदा नहीं है, तो अब ये यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये अपनी फोर्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेगी, जहां इसको फायदा मिलेगा। पानी को जैसे रास्ता नहीं मिलता, जहां रास्ता मिलता है वहीं वो भाग देता है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स का केस है, अब ये क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा, जिधर की साइड क्या है इसका काम हो सके। तो एक एक पार्ट में इधर इसने बांट दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजेंटल कंपोनेंट, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे भी मैंने बताया होता है। तो और एक पार्ट क्या करेगा, इधर की साइड कर देगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ये फोर्स यहाँ पे तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना हमें, ठीक है। तो अब एक फोर्स को
दो पार्ट्स में अपनी फोर्स को डिवाइड कर देगा। एक फोर्स को क्या करेगा, आधी थोड़ी बहुत, आधी नहीं कह सकते, इधर mg cos थीटा फोर्स लगा देगा, इधर की साइड mg cos थीटा फोर्स लगा देगा, की साइड कितनी लगा देगा, mg sin थीटा। तो रिजल्ट क्या होगा, अब जो mg इधर की साइड फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, इस सरफेस के ऊपर लगा रहा है, इस सरफेस के ऊपर mg cos थीटा फोर्स लगा रहा है, इस सरफेस के ऊपर लगा रहा है, तो जितनी इस सरफेस पे लगा रहा है, ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे अंदर धस जाएगा ये, या तो कर नहीं रहा है, तो बस सिर्फ फिसला रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको स्लाइड करवा रहा है सिर्फ, ये अंदर की साइड तो जा नहीं रहा है। इतनी फोर्स क्या है, इधर की साइड ये लगाएगा, और यही कहलाएगा नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, हम कहेंगे आर या एन, क्योंकि देखो ये फोर्स इस फोर्स के साथ कैंसिल आउट होगी। देखो इस बच्चे ने ये फोर्स, जो फोर्स लग कहाँ रही थी, फोर्स रियलिटी में नीचे की साइड लग रही थी उसकी, बट क्या मैंने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि नीचे की साइड रास्ता ही नहीं है। अब जैसे कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, आपका गुस्सा एक एक भाई बहन पे नहीं निकलता, तो आप क्या करते हो, उसके बदले में अपने छोटे वाले भाई बहन को की पिटाई कर देते हो, तो ऐसा काम। तो ऐसे क्या है, अब इसका जो बस है इधर तो चल नहीं रहा, क्योंकि सरफेस है, तो क्या है, इधर फोर्स लगा दो, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट में क्या बच जाएगा, mg sin थीटा। इसलिए देखना वो बच्चा थोड़ी धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, इतनी स्पीड से नहीं आता जितने, अगर उसी बच्चे को अगर ऊपर से मैं नीचे घेरता हूँ, छत से ऊपर से नीचे से घेरता हूं, तो क्या है, एकदम जल्दी से नीचे आके गिर, क्यों जल्दी से नीचे आके गिरेगा, क्योंकि उसके भाई mg, उसके ऊपर फोर्स लग रही है mg, मास इनटू में ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, इतनी फोर्स लग रही है, वो जल्दी से आके गिरेगा। इसके अंदर क्या है, वो जल्दी से आगे नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे फिसलता हुआ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई उसकी कुछ फोर्स तो क्या है, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन के साथ खत्म हो गई है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ खत्म हो गई, बची कितनी, mg sin थीटा, mg sin थीटा से धीरे धीरे फिसलता हुआ यहाँ आ जाता है। बताओ अब, नहीं तो फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। सर आ गया सलोनी बहुत बच्चे, अच्छे से। आ गया सर। देखो टेंशन मतलब ये नहीं लेना है, अब जैसे डब्बा रखा हुआ था, अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे स्लाइड हो गया, अगर ये सरफेस क्या है, यहाँ पे सीधा है, सीधा है, तो आप देखो इस केस के अंदर ये डब्बा है, कोई स्लाइड वगैरह तो है नहीं। अब मैंने कहा ये अर्थ का सरफेस है, या कुछ भी सरफेस है, लेकिन है तो सही क्या है, अर्थ के, अब ये अर्थ है, तो ये तो क्या है, एकदम सेंटर की साइड अपनी फोर्स लगाएगा mg, ठीक है। अब ये तो अर्थ क्या है, इसके ऊपर उल्टी फोर्स लगा देगी, वो लगा दी नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, तभी क्या है, डब्बा यहाँ की यहाँ रहा, ये ना तो अर्थ के अंदर धसेगा ना ऊपर होगा, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो है, तभी इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। और इस केस के अंदर आप फिजिक्स बदल जाती है, अगर ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता, अगर इस तरीके से नहीं होता, ब्रेक नहीं करता, तो फिजिक्स का कंसेप्ट भी बदल जाता। समझ लो अभी, नहीं तो फिर होगा आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब कंसेप्ट। हाँ सलोनी बेटा आ गया सर। अब भी नहीं आया, आ मतलब गया साफ सर। सीधी बात। सर आ गया, बहुत अच्छे से आ गया हम। तेरे को कैसा आ गया भाई, तूने तो कल की क्लास भी अटेंड नहीं करी, फिर सर कैसा आ आ गया गया बस, सर आ गया बस। मतलब दिमाग में कंसेप्ट, नाइन्थ की फिजिक्स के अंदर भी तो सर यही आ था, गया इजी सा था। थे तो फिर न्यूटन के 3 लॉ थे या नहीं थे नाइन्थ की फिजिक्स में, बता। यस सर थे। हाँ तो 11th में उसी का आगे कंसेप्ट है, यहाँ पे थीटा वीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा, और आगे मैंने तुम्हें पहले बताया था जब पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, मैं कहा साइन थीटा कोस थीटा तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेंगे, ठीक है, फिजिक्स में भी आएंगे, और देखना कितना इनका भयंकर रूप आता है, विकराल रूप, वो तो बहुत आसान था, साइन थीटा कोस थीटा। यस तो सर। ये था, अच्छा समझ। अब आगे चलते हैं बेटा सलोनी, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर सब बच्चों को, दोनों को। तो अब क्या होगा इस केस सर के अंदर, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये कह रहे हैं क्लियर हो गया कंसेप्ट। कंसेप्ट, अब जब भी कोई बच्चा झूले पे झूले ना, तो ये दिमाग लगाना कि भाई इसका एंगल कितना है, पहले जाके उस झूले वाले का एंगल पूछना, ठीक है, एंगल पूछने के बाद यहाँ वो झूला कितने डिग्री के एंगल पे बना हुआ है, तो देखना ये चीज देखना, जैसे जितना बड़ा झूला होता जाएगा ना, कुछ झूले क्या बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बने होते हैं, वो क्या बिल्कुल होते हैं यूं, ताकि छोटा बच्चा झूला धीरे धीरे आए, और जो कुछ बड़े होते हैं ना तुम्हारी तरह बड़े बड़े से, कहते नहीं हम तो झूलेंगे, वो उनके लिए ऐसे बना देते हैं, जाओ स्पीड से नीचे mg sin थीटा से, और तेज स्पीड हो जाती है, क्योंकि ये आता है, और एंगल बढ़ेगा, तो देखो अगर एंगल बढ़ेगा साइन थीटा के अंदर, तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़े। यस सर।
बढ़ेगी ना साइन की भी वैल्यू। तरीके से क्या है, जो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ऊंचा झूला बनाता है, जब भी झूला झूलो तो ये वाला एंगल पूछ लेना भाई, ये और इसका है। फिर उसके बाद क्या नाप लेना, उसके बाद आपको क्या इसकी एक्सेलरेशन पता चल जाएगी कि कितनी किस स्पीड हो रहा है। ठीक है, तो वो आप क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एक्सेलरेशन किस स्पीड से हो रहा है। यहाँ तक सबका कंसेप्ट क्लियर है दोनों बच्चों का। चलो तो अब नॉर्मल ऑफ रिएक्शन को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऑफ नहीं है, ये काइनेटिक जो हम फ्रिक्शन करेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे, इसके अंदर इसका बहुत रोल, इसीलिए मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आ जाते हैं टेंशन पे। अब क्या करेंगे अगला टॉपिक? टेंशन। हाँ, कितनी टेंशन है भाई साहिल तेरे को आगे जिंदगी में? टेंशन ही टेंशन टेंशन है फ्री। क्या सर? मेरे को तो टेंशन फ्री है टेंशन तू? फ्री है, वेरी यही गुड, समझ लो टेंशन सर। फ्री है तो। तो अब जरा देखते हैं ये टेंशन अलग है, ये फिजिक्स की टेंशन है। ठीक है, कहीं जिंदगी वाली टेंशन लेके बैठ जाओ ऐसा तो मेरे को बहुत सारी टेंशन है, लेकिन क्या करें, टेंशन वो टेंशन को अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर उसी के बारे में बात करने लग जाऊंगा मैं। ठीक है, इसी टेंशन की बात कर लेते हैं जो टेंशन हमारे आगे है उसके फिजिक्स लिए में। एक दिन हाँ अलग बोलो, वो सर क्लास ले लेना। क्या कह रहे हो? उसके लिए सर एक दिन अलग क्लास ले लेना। हाँ, एक दिन ले लेंगे वो टेंशन बताने के लिए, सुनने के लिए, तुम्हारी भी टेंशन सुन लेंगे और मैं मेरी टेंशन भी बता दूंगा। अब टेंशन तो ठीक है सर। लॉकडाउन में हो गई थी, यहाँ दिल्ली में सारे होटल ढाबे बंद कर दिए। ठीक है, लेकिन अब तो खैर अब सही हो जाता है। चलो टेंशन की बात करते हैं बेटा। टेंशन क्या होता है, देखो, अगर ये कोई छत है, छत मान लो कोई, ठीक है, हिलती डुलती नहीं है, हिलती डुलती है तो बात अलग हो जाएगी, फिर वो गिर गिर जाएगी। ठीक है, ये कोई आपको दे रखा है और ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग या रस्सी कोई है और इसको हमने मास क्या है, इसका नेग्लिजिबल मास लिया है, क्या है इसका? नेग्लिजिबल। अगर मास का ज्यादा कंसेप्ट लेंगे तो फिर वो सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ टेंशन समझानी तो इसलिए मैं मास को ज्यादा नहीं ले रहा। तो नेग्लिजिबल मास है, मतलब बहुत हल्का सा धागा लिया है, वो जो सिलाई मशीन में नहीं करते यस वो सर। वाला धागा, कि मास ही नेग्लिजिबल होगा। अब उसके अंदर कितना छोटा सा धागा लिया, कितना वजन होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। हाँ सलोनी बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है? सर क्लियर आ रही है मेरे यस पास सर। तो। नहीं, कल सलोनी को प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो और वीडियो में, यासिका तो भाग ही गई, रहने देते हैं इसको, क्या टेंशन वेंशन करेंगे फिजिक्स का कंसेप्ट। चलो तो फिर मैंने बिल्कुल हल्का सा धागा लिया जिसके अंदर कोई वेट नहीं था। ठीक है, और उसको क्या है, इसके ऊपर नीचे की साइड हमने क्या है, एम मास, हल्का सा ही डब्बा, मतलब एम मास कम है, कहीं बहुत भारी डब्बा लटका दो और फिर क्या सर टूट गया, अब हम की ऐसा तोड़ना ओड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के से मास का एम डब्बा है, इससे बांध के लटका दिया। अब आपको पता है मास कहाँ मानूंगा, इसके सेंटर पे मानूंगा। ठीक है, और सेंटर पे अगर ये रहेगा तो ये सेंटर से क्या नीचे फोर्स लगाएगा, क्यों भाई, अर्थ का सरफेस तो नीचे है, नीचे साइड फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितनी होगी बच्चे इसकी? कितनी होगी बोलो? एम mg। जी। हाँ, टेंशन को ये कह सकते हो जैसे तनाव नहीं हो जाता, रस्सी को खींचते हैं एकदम से तनाव बढ़ रहा है, इस तरह का कोई टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका वो कर लिया, mg हो गया, इसके ऊपर mg फोर्स लगेगी। अब जरा देखो, अब ध्यान से देखता हूं तो देखो, अब हर एक की टेंशन अलग है। ठीक है, जैसे मेरी टेंशन अलग है, आप अलग है, और कोई होगा तो और किसी की टेंशन अलग है, तो हर एक की टेंशन जैसे अलग होती है, इसी तरीके से यहाँ पे हर एक की टेंशन अलग है, इसकी टेंशन अलग है, इसकी डब्बे की टेंशन अलग है, और नीचे की साइड जा रहा है अलग है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे की साइड जा रहा है, तो अब इसकी टेंशन क्या है, अगर यहाँ अंदर देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर टेंशन कितनी लग रही है, तो इसकी टेंशन कितनी लग रही है, देखो छाता कैसे खुलता है, हम रखना किसी भी चीज की अगर टेंशन निकालनी हो वहां पे खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे अगर मेरे को इधर की साइड की टेंशन निकालनी है कि टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो वहां पे छाता जैसे खुलता है, छाते को हम क्या करते हैं, यूं खोल देते हैं। बात तो हुई होगी आपके वहां पर, छाते का यूज किया होगा, सर तो छाते को आप सर क्या, हाँ हाँ, छाते को यूं ओपन कर देते हो, तो जैसे यहाँ पे खड़े हो और छाते को यूं ओपन कर देते हो ना, इसकी टेंशन फोर्स कहाँ लगेगी, टेंशन में लगेगी। तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो इसके ऊपर किधर की साइड टेंशन लग रही है, इधर की साइड, ये और यही mg बोल रहे हैं यहाँ पर हम। यहाँ तक क्लियर है सबको, दोनों को? सर थोड़ा सा समझ में आया, फिर उसके बाद नहीं आया। कोई बात नहीं, थोड़ा समझ में आया ना, थोड़ा सा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अब देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि अब यहाँ पे भी इस डब्बे से बंधा हुआ है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ और डब्बे पे यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ। जैसे अभी 3D इमेज करो ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं छाता कैसे खोल लूंगा ऊपर की साइड, तो इसकी टेंशन, इस डब्बे की टेंशन किधर की साइड रहेगी, ऊपर की साइड रहेगी। यहाँ पे इस डब्बे की टेंशन कहाँ रहेगी, ऊपर की साइड रहेगी। ठीक है, और अगर छत की टेंशन की बात करें, छत के अंदर टेंशन, अब छत क्या है बेचारी, यहाँ पे सीधी सी खड़ी है नीचे की साइड मुंह करके, यहाँ नीचे की साइड मुंह करके खड़ी है, कैसे खुलेगा इसका, इसका यूं खुलेगा नीचे की साइड छाता। और ये इधर की साइड नीचे गर्दन करके खड़ी है, तो उसका छाता तो यूं खुलेगा, तो छत के ऊपर टेंशन किधर है, इधर की साइड। तो मतलब ये ध्यान से देखो ना, ये छत को नीचे खींच रहा है, लेकिन ये जो छत है ये इसको कहां खींच रही है, ऊपर खींच रही है। और ये जो अर्थ का सरफेस है ये इसको कहां खींच रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है। समझ में आई टेंशन? बताओ, नहीं तो एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अच्छे से। यस सर, आ गई। आप देखो, क्योंकि अब देखो टेंशन, टेंशन कहाँ रहेगी, ऐसे रहेगी, इसके अंदर टेंशन कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। इसी वजह से क्या है, इसके अंदर एक्सीलरेशन जो, इसकी जो एक्सीलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्योंकि जितनी टेंशन इसके ऊपर इधर से लग रही है, इतनी टेंशन इसके ऊपर लग रही है, दोनों की टेंशन इक्वल है। और कुछ एक टेंशन ये नीचे भी लगा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। क्योंकि जो टेंशन है, इन दोनों टेंशन टेंशन के अंदर इनका इसका काम खत्म हो गया। इसने इधर दी, इसने इधर टेंशन दे दी, दोनों ने एक दूसरे का टेंशन दे दी, इक्वल एंड अपोजिट कर दी टेंशन। तो इक्वल और अपोजिट टेंशन तो क्या है, अब आखिरी में जाके फोर्स कितनी लग जाएगी, इसकी जीरो लग जाएगी। तो ये फोर्स क्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो इस चीज वहीं की वहीं लटकी रह जाएगी। हाँ भाई साहिल, आप समझ में आया? सर नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? अब देखो, कोई भी चीज अगर लटकी हुई है, वो लटकी हुई क्यों रहती है, वो लटकी हुई ऐसे तभी तो रहती है ना, जब क्या है, अगर लटकी हुई चीज ये नहीं रहती, और ये कोई चीज है, अगर कोई चीज लटकी हुई, एक सेकंड में बताता हूँ, कोई चीज लटकी हुई है तो वो चीज की रहती है। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज है और यहाँ पे मैं आपने हाथ से पकड़ रखा है, इसको आपने यहाँ से हाथ से पकड़ रखा है, जैसे सपोज करो तब खेलते थे, तो क्या है, अब ये क्या है, ये इसके ऊपर इधर की साइड टेंशन लगा रहा है, इधर की साइड टेंशन लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, ये छत है जो इसको ऊपर की साइड खींच रही है, और आपके हाथ को ऊपर की साइड खींच रही है, और ये जो बॉल है ये इसको किसकी साइड खींच रही है, नीचे की साइड खींच रही है। तो इस केस के अंदर क्या है, आपको हाथ पकड़ के रखना पड़ता है, इसको कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ती है। वो किस तरीके लगानी पड़ती है, ये दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाए, इस वजह से आप लोगों को आपको इसके अंदर फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके अंदर फोर्स तो लग नहीं रही। खुट्टी पे आप कुछ ला के टांग देते हो ना, थैली वैली है इस टाइप में टांग देते हो, तो उसके अंदर क्यों वो वहीं की वहीं लटकी रहती है। लटकी रहती है वो इसलिए लटकी रहती है क्योंकि दोनों का टेंशन इक्वल होता है, इसका टेंशन और इसका टेंशन, दोनों का टेंशन करता है। ये नहीं करता है कि छत है, छत कह देगी नहीं मेरा तो ले टेंशन मेरी तो भारी होगी और नीचे जाएगा। वो तो उसी केस में हो सकता है जब वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, अगर वो फिक्स है तो क्या है, वो भी इक्वल टेंशन लगाती है। रिजल्ट में क्या निकलता है, वो आपका वहीं की वहीं चीज लटकी हुई रह जाती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट टेंशन के ऊपर। टेंशन की डायरेक्शन मैंने बता दी, छत की अगर टेंशन की डायरेक्शन पूछे तो छत के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन नीचे की साइड लग रही है। नीचे की साइड क्यों लग रही है, क्योंकि डब्बा जो है इसको नीचे की साइड खींचने की कोशिश कर रहा है छत को। ठीक है, और जो इस बॉल है, बॉल को ये ऊपर की साइड खींच रहा है, तो इस क्या बॉल की टेंशन ऊपर की साइड लग रही है। बताओ, कुछ भी नहीं है टेंशन के अंदर, बस खाली अपोजिट डायरेक्शन में लग, चीज वहीं फिक्स रह जाती है टेंशन में, और फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बोलो बच्चे, समझ में? बताओ। गया सर, गायब साहिल हो गया, को। जाने दो, बोर हो गए बच्चे बेचारे, यासिका बोर हो गई। मैं सुन सुन के इतना कंसेप्ट झेला जाता है क्या बच्चों से? चलो, आपका समझ में आया बेटा सलोनी? यस सर। देख लो, अब भी कोई समस्या है तो पूछ लो। सर आ गया समझ में। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ही करेंगे, फ्रिक्शन टॉपिक हम कर लेंगे। आपके टेस्ट से मंडे को टेस्ट है, कब टेस्ट है आपका? अगले संडे को है। अगले संडे को होगा फ्रिक्शन का? तो हाँ, कोई नहीं, मतलब इस अगले संडे संडे को को नहीं अच्छी है, अगले। बोलो। इस संडे को नहीं है, इससे तो कोई बात नहीं ना, अब जो स्कूल के लेक्चर्स आएंगे ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, समय को सब कुछ आता है, हाँ आपको समझने में आसानी होगी। एक बार मेरे यहाँ हाँ लोगे, एक बार स्कूल का लेक्चर सुन लोगे,
ठीक है, तो उसके बाद आपका टेस्ट अच्छा जाएगा और आपसे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ तक टेंशन खत्म हो गई आपकी? यस सर, खत्म हुई नहीं हुई टेंशन? हो गई सर। चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा, अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन बाद में करेंगे, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन कर लेते हैं, स्टैटिक भी फ्रिक्शन कर लेंगे। ठीक है, जरा देखो अब इसको थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अब हम कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक इसके दो नाम है, और फिजिक्स के अंदर क्या है, एक दो नाम और कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जितनी बुक्स पढ़ो उतने नाम आ जाते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस समझ लेना है स्लाइडिंग जो भी हो। फ्रिक्शन और बोलते हैं। हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इस तरह के दो तीन और नाम आ जाते हैं, सोच समझ के यूज करना। अभी जितना मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। ये दो नाम हो गए इसके। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इसको फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ के से। इसका सिंबल क्या है? बोलो। एफके। एफ के होता है। इसमें तो सर ये कब म्यू और वो अलग चीज है, वो उसमें कंफ्यूज मत हो। बुक में देख के, बुक रखी होगी आपके सामने, बुक को भी हाँ छोड़ो। ठीक है, बुक मैंने आपकी देख ली है, उसमें से देख देख के कर रहा हूँ। उसके अंदर म्यू के दे रखा है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गलती दे रखी है। म्यू के एक अलग चीज है, आप अभी पहले समझो, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना। ठीक है, पहले आप समझो, उसके बाद ठीक है। आप डिसाइड करना कि ये म्यू के है या एफ के है, आप खुद देख लेना वो। ठीक है बच्चे, मैं काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट कर रहा हूँ? एफ के से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये कब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक होता है, ध्यान से सुनना, रिलेटिव जब मोशन होगा। क्या होगा? जब हमारा रिलेशन होगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है बताओ? रिलेटिव मोशन नहीं। नहीं पता बेटा? ये देखो, ये है इसके साथ रिलेटिव, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। जब दो चीजों का मोशन एक साथ होगा, आपको एक्सप्लेन किया था, रिलेटिव का मतलब एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, आप अपने भाई करते हो, आपका कोई ना कोई रिलेशन है, उससे रिलेशन बना है, उससे रिलेटिव। जब कोई दो चीज होगी तभी काइनेटिक। अब देखो, अगर एक चीज होगी, अब जैसे एक ही चीज है, ये लो, इसको हवा में कर लिया मैंने, अब कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है इसके अंदर? फ्रिक्शन भाई, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। जब कोई दो चीज होगी तभी फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा बेटा। ठीक। समझ में आ रही है बात? देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है, रिलेटिव में होता है, लेकिन उसके अंदर मोशन नहीं होता। जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन क्या होता है मैंने बता। अब आपको क्या है, कोई डब्बा रखा है और ये सरफेस रखा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये डब्बे को आप इधर मूव कर साइड धक्का मार रहे हो, तो ये जो सरफेस है ये कहता है कि नहीं, इधर के साइड धक्का नहीं मारना। ये कोई ना आता है, आपको ज्यादा थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, कोई ना कोई घर्षण होता है कि नहीं, ये आगे बढ़ने नहीं देता है उसको। तो इसे तो हम फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? आप ये देखो, दो चीज के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो आप में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन जब होगा तभी लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, साथ साथ ले लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है, वो रिलेटिव तो होना चाहिए। हाँ, रिलेटिव हो, उसके अंदर रिलेटिव तो होगा, कोई दो चीज तो होनी चाहिए, मोशन होना है, ओ सॉरी फ्रिक्शन होना है। फ्रिक्शन के चाहिए। अब देखो, आप दोनों हैंड्स को रब करते हो, तब क्या होता है, एक दूसरे को रब करते हो, जब दो चीज रब करते हो तब इन दोनों में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो तो पढ़ने में फायदा है, नहीं तो फिर पढ़ने पढ़ाने में फायदा नहीं होगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आएगा, ये नहीं होना चाहिए ऑनलाइन क्लास चल रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नेटवर्क वगैरह के इश्यू हो सकते हैं कभी। बोलो। आ गया सर, आ गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे बारीक पॉइंट है ये, देखो रखना पड़ेगा फिजिक्स में बेटा आपको। ऐसे बायो में भी कर रहे हो, बायो में वो बिल्कुल ही नहीं पता, और केमिस्ट्री भी नहीं है बिल्कुल वो। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर आपको याद तो रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा याद रख लेना, जैसे 10th में थोड़ा कम याद रखते थे, ज्यादा याद रखो। ये क्या होगा, रिलेटिव मोशन में होगा, और वो क्या है, सिर्फ रेस्ट में होगी चीज तब होगा। क्या होती है, ध्यान से समझना, ये जो आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कैसा होता है, वो होता है आपका कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बात? आप क्या किसी चीज को चाहे तेज धक्का दो, आप चाहे इसके ऊपर फोर्स क्या, ठीक है, कोई छोटा कोई आप क्या इसको तेज धक्का दे के इसको मोशन में कराना है, लेकिन ठीक है मोशन में नहीं कराओगे तो एक अलग कंसेप्ट है, वो स्टैटिक कहा जाएगा। तेज धक्का देके इसको मोशन में करा रहे हो या क्या धीरे धक्का देके मोशन में करा रहे हो, बट है अगर ये मोशन में अगर हो रहा है तो ये जो फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लगेगा एफ के, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। समझ में आया? यस सर। चाहे देखो वो मूव होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, उसके अंदर मोशन हो रहा है, चाहे आप की फोर्स लगा लो चाहे 10 न्यूटन की फोर्स लगा लो, एफ के क्या रहेगा, क्या बोलते हैं एफ के को, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? ये यस सर। एक सेकंड बेटा रुको, होल्ड पे रहना थोड़ी सी देर, कुछ काम है। हाँ बोलो। आ रहा हूं मैं। हाँ बेटा सलोनी, समझ में आया ये यहाँ तक? यस सर। तो क्या है, मैं एक सेकंड और होल्ड पे रहता हूँ, मैं थोड़ा सा काम है, उसके बाद 10 मिनट की क्लास और ले लेंगे, ठीक है? ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सेकंड आप क्या है, सारा रिवाइज करो जो पिछला था, एक बार सारा रिवाइज करो, इतने में आता हूँ। ठीक है सर। हाँ तो बच्चे समझ में आया यहाँ तक, कर रिवाइज कर लिया? यहाँ पे थे हम? यस सर। हाँ ये कांस्टेंट की बात थी। हाँ ये समझ में आया क्यों कांस्टेंट होता है ये? क्या यस कांस्टेंट सर। होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? अगली लाइन क्या हो जाएगी, जो एफ के होता है, एफ के का मतलब आप समझ जाना चाहिए क्या होता है। एफ के का मतलब बुक में म्यू के दे रखा काइनेटिक है, फ्रिक्शन। आपकी बुक में म्यू के दे रखा है ना बच्चे? यस सर। अब वो पता नहीं कैसे क्या सोच के दे दिया है, लेकिन मेरे पास जो बुक रखी है सीबीएसई की, उसके अंदर तो एफ के दे रखा है बच्चे। मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, आपकी बुक ने पता नहीं क्या कहते हैं ये। म्यू के एक इसमें अलग लिख चीज है, रहा वो है जरा सर, मैं एक्सप्लेन। इसमें ये लिख रहा कोई है बात म्यू नहीं, के हो इज जाती। कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ वो कोफिशिएंट
बताता हूँ इस चीज को क्या होता है ये। अब जो एफ के होता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, ध्यान से सुनना, वो डायरेक्शन होता है आर के या फिर एन के। अब ये आर और एन क्या होता है अब आपको बतानी नहीं। यस सर। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन को। आपकी बुक में आर दे रखा है और एनसीईआरटी में एन दे रखा है। वो नॉर्मल ऑफ रिएक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, यस सर। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के। ठीक है, तो अब आपको पता है अगर नॉर्मल आपको क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, कोई ना कोई कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो वो हम लगा देते हैं म्यू के, यहाँ पे म्यू के, और ये हो जाता है एन। समझ में आई बात। देखो यहाँ Yes, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाना था तो हमने ये कांस्टेंट इधर की साइड लगा दिया। ठीक है, उसको बोल दिया हमने म्यू के। क्लियर। अब ये म्यू के क्या होता है, म्यू के का एक्सप्लेन कर देता हूं। होता है बेटा जिस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है, ठीक है, पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू के कोफिशिएंट, जो आप बता रहे थे, ये क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है, किसके लिए हटाया है, हटाया है, इसको हम बोलते हैं म्यू के। और ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर कोई एक सरफेस ले रखा है, हाँ कोई एक सरफेस ले रखा है, तो इस सरफेस पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, ये सरफेस म्यू के किस पे डिपेंड करेगा, हर एक सरफेस का म्यू के जो कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अलग अलग होगा। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस पे। कौन सरफेस पे, कि किस सरफेस के साथ, जिस सरफेस के साथ आप क्या है कांटेक्ट में हो, सरफेस विच यू आर कांटेक्ट, ऑन विच, मतलब कांटेक्ट होता है सरफेस, उससे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। जिस, हाँ डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये निकलता कैसा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फाइंड आउट हम इसको हम कैसे, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है। हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते कि भाई निकाल लिया, कोई वो कोई रूल है, कोई फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये क्या होता है, फाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली मिलता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक आपको। तो आपकी बुक में क्या दे रखा है, ये दे रखा है इक्वल टू म्यू के आर। आर क्या हो गया, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, म्यू के क्या हो गया, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के क्या हो गया, एफ के हो गया काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया। यस सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, चला गया था फिर भाग गया, ये भी खेल रहा है फिजिक्स की क्लास के साथ। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बच्चे। यस अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट और, हाँ लास्ट पॉइंट और बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसकी, एक पॉइंट और रह गया। तो ये लास्ट पॉइंट होती है इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होती है, किसकी डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की। हाँ बताओ, पढ़ा होगा आपने भी थोड़ा बहुत तो, कि सर पढ़ाएंगे। नहीं सर, नहीं बिल्कुल। पढ़ा। अच्छा, और बाकी बर्डन होगा ना, बायो होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। पांच पांच क्लास आती है दिन की, 2-2 घंटे की। अब पता चला 11th क्लास में कितना बर्डन होता है, 10th क्लास कितनी आसान लगती थी हम लोगों को। यस सर। और अब क्या, अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो अभी से 11th 12th का एक एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो। इसका इसके न्यूमेरिकल्स करो। ठीक है, एक एक फॉर्मूला इतने सारे याद रखना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन कर लेना। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, इतना सोच रहे क्यों रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, मैंने बताया था, कोई डब्बा यहाँ रखा है, वो डब्बे फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो जो ये इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगी, इधर की साइड लगेगी। क्यों लगेगी, देखो ये डब्बे को आप इधर करोगे और ये सरफेस क्या आएगा, नहीं इधर नहीं भागना, तो ये क्या है, इधर की साइड आएगा। किधर लगती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, इट अपोज द अपोज, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये नहीं चाहता हो रिलेटिव आएगा,
मोशन को अपोज करता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मोशन हो रहा है ना अपोजिट कर देना बच्चे, सोचना ही मत। अगर मोशन इधर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस रखा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा, इधर की साइड होगा, वो उसको मोशन में जाने ही नहीं देना चाहता। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अच्छे से। यस सर। बाकी अब इसकी रिकॉर्डिंग की तो जरूरत है नहीं, मैंने वैसे भी रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है और वैसे भी कर रखी है रिकॉर्डिंग तो इसकी, कि देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। तो आ जाए न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा। यस सर। हाँ, और मैंने क्या बताया, एक कंसेप्ट और बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो और ध्यान रखना। जो आपका क्या होता है, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन होता है, वो ऊपर की साइड लगता है, इधर की साइड ये लगता है। तो नॉर्मल ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो कभी भी हमेशा mg के इक्वल मत कर देना। हाँ, एक काम करते हैं बेटा, क्लास में इसको 5 या 10 मिनट्स बाद इस क्लास को दोबारा, वैसे टाइम भी हो गया, यस सर। अब क्लास को एंड ही कर देते। ठीक है, आ रहा हूँ भाई। ठीक है बेटा, अब कल मिलेंगे अगली क्लास ले में। बाय लेना बाय। ना हाँ थोड़ी बोलो। देर बाद चलो क्लास मैं ले देखता लेना। हूँ, मैं आपको, हाँ मैं मैसेज कर दूंगा आपके पास। ठीक है बच्चे, ठीक है। मैं आता हूँ फिर थोड़ी देर में। बाय।